हम चर्चा कर रहे थे भारतीय संगीत परंपरा की। परंपरा तो तभी होती है जब वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलती है या एक लंबा समय जो है उसको होता है और वो अपने अलग अलग स्वरूप में कुछ अपने अंदर समेटती हुई, कुछ अपने उसको नई चीज को धारण कर कर कुछ अपने नए रूप में सामने आती है और आगे बढ़ती चली जाती है। लेकिन जो उसका मुख्य जो उसकी धारा है वो सदैव जो है वो प्रवाहित होती रहती है। तो ये भारतीय संगीत परंपरा, हम बात कर रहे थे कि राग की, राग जिसका कि मतंग मुनि ने बृहददेशी में बहुत सुंदर तरीके से विस्तृत रूप में बताया है और सबसे पहली परिभाषा जो है में मतंग मुनि की बृहददेशी में मिलती है। तो मैं आपको बता रही थी परिभाषा क्या कहती है, स्वर और वर्ण से विभूषित एक ऐसी रचना जो चित्त का रंजन करे। तो उदाहरण मैंने आपको दिया कि राग भैरव है, गंभीर प्रकृति का राग है। तो स्वर बोलते हैं सा ग म प ग म रे सा द सा रे सा ग म म सा ग म प ग म रे सा दा प ग म दा द दा प प दा म प ग म दा प दा म प ग म रे रे द रे रा सा ग म दा दा सा दा प। अब यदि हम इसको आकार में लेते हैं आ आ स्वरों को जिस प्रकार से मैं गा रही हूँ कहीं ऐसा फील नहीं आता कि बहुत जोश का है या बहुत कोई हर्ष का विषय है। कहीं गंभीरता, शांत जो है या करुणा का भाव इस राग के स्वरों से आता है। करुणा है, शांत है, गंभीर है, फिर भी आनंद है, फिर भी वो हमें हमारे दिल को छूता है और इसी को कहते हैं चित्त का रंजन करना। यानी हमारे दिलों को छूता है, हमारे दिलों को आनंद की अनुभूति कराता है। तो चित्त यानी हमारा हृदय, उसका रंजन करना, उसको वो आनंद की अनुभूति कराता है। आनंद तो किसी भी प्रकार से हो सकता है। हम एक उदाहरण में देती हूँ कि हम फिल्म देखने जाते हैं, वहाँ पर अलग अलग दृश्य है। एक दृश्य है जिसमें हम बहुत रोने का दृश्य है और हम भी बहुत भावुक हो जाते हैं, हमारे भी अश्रुपात जो है वो झरने लगते हैं। तो हम फिल्म क्यों देखने गए, ये प्रश्न उठता है। उस अश्रुपात में भी एक आनंद की अनुभूति है, यानी हम उस आनंद को
प्राप्त करने के लिए वहां पर गए। यहाँ पर उस जो एक अश्रुपात देने वाला जो भाव है उसका हमारे जीवन से कोई लेना देना नहीं। हम मात्र उसको अनुभव कर रहे हैं कि ऐसा एक भाव है, ऐसा एक इमोशन है जिसको कि एक्सप्रेस किया गया, जिसका हम पर इतना प्रभाव पड़ा कि हम जो है वो उसी भाव में जो है हम डूब गए और हमें पता ही नहीं चला कि हमारे अश्रु कब से झरने लगे। इसका मतलब उसने रंजन किया, उसने हमारे दिल को छुआ है। तो ऐसे ही रागों के में जो स्वर रागों के अंतर्गत जो है लिए जाते हैं, जो उनका प्रयोग होता है गायन या वादन के द्वारा, वो किसी न किसी भाव की अभिव्यक्ति करते हैं और वो भाव हमारे हृदय को छूता है या उसको छूना चाहिए यदि वो सही मायने में राग है। तो स्वर और वर्ण से विभूषित उससे बनी हुई एक ऐसी सुंदर रचना, सजी हुई ऐसी सुंदर रचना जो चित्त का रंजन करे, वो राग है। ऐसा परिभाषा जो है बृहदेशी में मतंग मुनि ने दी है। और इन्हीं रागों को उस समय जो था कि ग्राम राग, राग, उपराग, भाषा, विभाषा, अंतर्भाषा, इस प्रकार का जो था वो संगीत में इस प्रकार की जो है रागों का जो है वर्णन मिलता है। और पंडित शारंगदेव ने संगीत रत्नाकर में भी इन्हीं ग्राम रागों का वर्णन किया है। राग विवेकाध्याय में उन्होंने पूरे रागों के बारे में बताया, यानी उस समय क्या गाया बजाया जाता था, क्या परंपरा थी संगीत की, वो पंडित शारंगदेव ने संगीत रत्नाकर में बताई है। और ये जो परंपरा थी, उस समय जाति गायन तो नहीं था, लेकिन जाति गायन से ही उसका एक स्वरूप प्रबंध गायन के रूप में, प्रबंध वस्तु रूपक यानी प्रबंध गायन के रूप में जो है आगे आया। यानी धारा प्रवाहित हुई, लेकिन एक अलग नाम से, एक अलग थोड़ा सा स्वरूप जो है वो अलग था और वो आगे उस समय प्रचलित था। पंडित शारंगदेव कृत संगीत रत्नाकर में उनके समय का संगीत और उनसे पहले किस प्रकार का संगीत रहा है और आने वाले संगीत के लिए एक बेस के रूप में जो है इस ग्रंथ में पंडित शारंगदेव ने एक बेस दिया, एक वर्णन किया है संगीत का, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज भी संगीत रत्नाकर को जो है उतना ही सम्मान प्राप्त है जो कि पहले था, क्योंकि आज हम जो कुछ संगीत हम गाते बजाते हैं, कहीं ना कहीं उसका बेस हमें वहां पर मिलता है। और आगे इसी प्रबंध से जो है प्रभावित होकर या इसी से प्रेरणा लेकर या इसी के एक स्वरूप को आगे लेकर जो है ध्रुपद गायन जो है वो प्रचलित हुआ। तो ये परंपरा देखिए कहाँ से कहाँ पहुंची। ध्रुपद है वो उसकी मैं पहले भी बता चुकी, ध्रुपद गायन क्या होता है, उसमें किस प्रकार से जो है आलापचारी होती है, क्या गाने की शैली है, उसमें क्या प्रमुख है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मान सिंह तोमर नाम के एक राजा ग्वालियर के हुए और उन्होंने एक ग्रंथ की रचना की, मान कुतूहल, जिसमें कि संग्रह है बहुत से ध्रुपदों का। यानी उनके समय में ध्रुपद इतनी उच्च कोटि की शैली हो गई थी, या उस समय ध्रुपद ही गायन जो था वो प्रचलित था, इतनी उच्च कोटि की शैली हो गई थी कि ध्रुपद गायन या ध्रुपद के जो गायक थे उनको बहुत सम्मान मिलता था दरबारों में। और ये जो ध्रुपद गायन था ये आगे भी चला, नहीं मध्य काल में ध्रुपद गमार गायन जो है वो शैली जो प्रचलित थी, उसका एक तरीका था ध्रुपद गायन का। और ध्रुपद गायन के साथ साथ वीणा का वादन होता था, जिसको बीन कहा जाता था। आप अक्सर पढ़ते हैं बीनकार, यानी उस बीन को बजाने वाले कलाकार जो थे बीनकार कहलाते थे। और ध्रुपद गायक जो ध्रुपदीय कहलाए जाते थे। कलावंत शब्द जो है इनके लिए प्रयोग किया गया है, बहुत सम्माननीय थे ये। उस समय जब मियां तानसेन की हम बात करें तो भी ध्रुपद गायक थे, और इन ध्रुपदों में बहुत सुंदर सुंदर ध्रुपद जो हैं अलग अलग विषयों पर रचे गए हैं।
ब्रजभाषा का प्रयोग जो है वो बहुत हुआ है इन ध्रुपदों में। ध्रुपद गायन जो था उसको जब हम कहते कि ब्रजभाषा में हुआ, तो आप उनके शब्दों का जो है उसके हिसाब से देखा जाए, वर्तमान समय में जो ध्रुपद की परिभाषा है उससे भी कहीं आगे जो है ध्रुपद मिलते हैं, जिसमें कि छंद का कोई बंधन दिखाई नहीं देता, लेकिन भाषा बहुत सुंदर थी और भाषा जो ब्रज भाषा थी उसका प्रयोग होता था। ध्रुपद कितना छोटा बड़ा होगा ये उसके रचनाकार पर निर्भर करता। सात गुपत सात प्रकट, इस प्रकार के जो रहस्य थे वो इन ध्रुपदों में बताए गए हैं, यानी सूत्र के रूप में भी संगीत के जो गूढ़ रहस्य हैं ध्रुपदों में उनकी व्याख्या की गई है। बैजू, बख्शू, मियां तानसेन, इच्छा बरस, सदारंग, बहुत से ऐसे कलाकार, बहुत से संगीत के मर्मज्ञ, संगीत के महान विद्वान हुए हैं जिन्होंने की ध्रुपद परंपरा को, उसके विकास में अपना बहुत योगदान दिया। इनके साथ साथ जो राजा महाराजा बादशाह या जो कहें कि प्राश्रय देने वाले जो लोग थे उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। और ये परंपरा आगे जो है सदारंग के समय में भी ये परंपरा आगे बढ़ी। अब इस परंपरा में हम जब सदारंग के ध्रुपद देखते तो उसमें मोहम्मद शाह रंगीले जो मुगल बादशाह थे उनको समर्पित करते हुए जो है बहुत से ध्रुपद रचे गए। तो ध्रुपदों की परंपरा जो है सामने आई और ध्रुपदों में जो थे आलाप वो जिस प्रकार से आकार में आजकल किए जाते हैं ख्याल शैली में, वो ध्रुपदों में नहीं। तो उसमें नोम तोम के आलाप थे, र न नो रे र न नो र रे रा नो रे नो रे 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 रा नो रे रे नो इस प्रकार से नोम तोम का आलाप जाता था, जो कि संस्कृत के मंत्र थे। आगे चलकर परंपरा जब आगे बढ़ी और जिस समय की हम कहें कि मुगल बादशाहियत ख़त्म हुई और क्योंकि अंग्रेज़ों का आगमन हो चुका था, तो अलग अलग जगह जो है कलाकार, क्योंकि उनकी जो प्राश्रय देने वाले थे वो ही जब नहीं रहे, जब वो अंग्रेज़ों के अधीन हो गए, तो कलाकार लोग दरबारों में जो हुआ करते थे वो अलग अलग जगह भागे, ये कहें कि अपनी कला को बचाने के लिए। तो वो एक जगह, छोटी छोटी जगह जो है वो रहने लगे और अपनी इस परंपरा को बचाकर उसको आगे और उसका विकास के लिए वो पूरी तरीके से समर्पित थे। और क्योंकि दरबारों का माहौल अलग था, जहाँ की प्राश्रय मिलता था, जिसे हम कहें कि एक पैट्रोनेज और इनकरेजमेंट, यानी बहुत प्रोत्साहन दिया जाता था कलाकारों को। वो इनाम के तौर पर होता था, वो प्राश्रय यानी पूरी तरह से जिम्मेदारी जो है वो जो भी शासक होता था वो कलाकार की लेता था, उसको किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी। तो इस प्रकार से वो अपनी कला को आगे बढ़ाने में, कला की साधना में रमा रहता था। तो अंग्रेजों के आने के टाइम जो था, ये कलाकार अलग अलग जगह भागे और वहाँ पर वो छोटी छोटी जगह रहे। कई लोग छोटी रियासतों में या नवाबों के पास, छोटे छोटे राजा, रजवाड़े या रईसों के पास जो है वो उनके प्राश्रय में रहे
और क्योंकि दरबारों से ये चले गए थे और ये छोटी जगह पे समूह के रूप में रहने लगे, तो जो दरबार का जो एक माहौल था जहाँ पर कि आदान प्रदान जो है वो होता था ज्ञान का, वो रह गया। और संगीत के प्रति इनकी ज़्यादा कहना चाहिए कि समर्पण इनका दिखा। साहित्य धीरे धीरे कम हुआ। तो इस प्रकार से जो है ध्रुपद गायन शैली जो है, जो एक दरबारों में बहुत सम्माननीय थी, वो धीरे धीरे ये छोटे छोटे घरानों में जो आई और ध्रुपद से ही प्रभावित होकर ख्याल शैली जो आगे आई। ऐसा विद्वान कहते हैं कुछ विद्वान कि ख्याल जो है वो बहुत पहले आ चुका था, अमीर खुसरो के समय में आ चुका था, लेकिन इसके बहुत ठोस प्रमाण जो है वो नहीं मिलते। यह भी एक शोध का एक विषय है। लेकिन जब ख्याल पॉपुलर हुआ, यानी ख्याल जब बहुत ज़्यादा प्रयोग में आने लगा या गायक लोग जो है ख्याल को गाने लगे, तो और उसको पसंद भी किया जाने लगा, वो समय सदारंग का समय था, जिस समय की सदारंग ने स्वयं तो वो ध्रुपदीय थे, तानसेन के ही वंश परंपरा में थे, लेकिन उन्होंने ख्याल को जो है वो अपने शिष्यों को सिखाया और मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में जो है उनके शिष्यों ने उसको जब प्रेजेंट किया तो बहुत सराहा गया। और क्योंकि ख्याल जो था उसमें वो बंदिशें थोड़ी कम थी जो ध्रुपद में थी, तो वहाँ पर एक कहें कि अपनी कला को एक नए रूप में सामने लाने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म जो है वो कलाकारों को मिला और धीरे धीरे ख्याल जो है वो आगे बढ़ता चला गया और ख्याल जो है, ख्याल गायक बहुत होने लगे, ख्याल ज़्यादा पॉपुलर हो गया। तो देखिए परिवर्तन तो होता रहता है। भारतीय संगीत परंपरा जो है वो परंपरागत रूप से जो है वो चली आ रही थी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, और जब वो ख्याल तक पहुंची तो उसका भी एक अलग रूप सामने आया। राग बहुत विकसित हो चुके थे, बहुत से राग जो है उनका जन्म हो चुका था और ये ख्याल परंपरा जो है वो बहुत पॉपुलर हुई। यहाँ पर भारतीय संगीत की जब परंपरा की बात करते हैं तो गुरु शिष्य परंपरा में ये शैली आगे बढ़ी। क्योंकि संगीत की बात करें तो गुरु शिष्य परंपरा की बात करना बेहद ज़रूरी है। पहले इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग नहीं थी जो वर्तमान समय में है। संस्थागत जो शिक्षण पद्धति थी वो आधुनिक समय में होने लगी, लेकिन पहले भी गुरुकुल थे, गुरुओं के पास शिष्य जाते थे महज उसी कला को सीखने के लिए। जैसे कि हम अक्सर पढ़ते हैं, इतिहास को देखते हैं, तो किसी भी चीज़ की ट्रेनिंग कहूँ या उसकी शिक्षा जो है वो लेने के लिए किसी न किसी गुरु की कोच की आवश्यकता होती है। आज भी हम खेल के संसार में हम देखें तो कहते कि उनके कोच ये हैं, तो यानी उनके गुरु वो हैं जो उन्होंने जो गूढ़ता, जो रहस्य जो है वो शिक्षा जो है उनको दी है, किस प्रकार से खेलना है। इसी प्रकार से संगीत में भी गुरु शिष्य परंपरा से और आगे चलकर घरानेदार परंपरा जो है, घरानेदार जो एक घराने जो विकसित हुए, वहाँ पर गुरु शिष्य परंपरा बहुत सुंदर तरीके से जो है वो बढ़ी। तो क्या सीखना है, क्या वादन सीखना है या गायन सीखना है, गायन में क्या ध्रुपद सीखना है, गायन में क्या ख्याल सीखना है, गायन में क्या उपशास्त्रीय संगीत सीखना, हर एक की एक शैली के हिसाब से जो है गुरुओं के पास शिष्य जाते थे, उनके साथ रहते थे, उनकी सेवा करते थे और उनको जो है ज्ञान प्राप्त होता था। तो आज भी जो पुराने कलाकार हैं वो कहते हैं कि भाई गुरु के पास जो है वो रहकर हर चीज़ ऑब्जर्व की जाती है। ये एक अलग तरह का एक निरंतर चलने वाला जो है वो शिक्षण प्रणाली थी। लेकिन धीरे धीरे जनसाधारण में संगीत के प्रति और रुचि बढ़ने लगी, तो संस्थागत संगीत पद्धति यानी इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग जो है, इंस्टीट्यूशनल टेक्निक ऑफ लर्निंग म्यूजिक जो है, ये भी आगे बढ़ी। तो परंपरा जो है फिर आगे बढ़नी शुरू हुई और एक सिलेबस बनाया गया, पाठ्यक्रम के आधार पर जो है शिक्षण जो है वो दिया जाने लगा। और क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा में वो शैली प्योर रूप में जो है वो शिष्य ग्रहण करता है या करता था, जो कि एक लंबे समय
तक करना पड़ता था, यानी बिल्कुल बेसिक से लेके एक राग जो है वो महीनों चलता था। ऐसा हमें वर्णन पुस्तकों में भी मिलता है, इतिहास में भी मिलता है, गुरुओं से भी मिलता है सुनने। और वास्तव में किसी एक राग को करने के लिए एक लंबा समय चाहिए होता है। जैसे कि हम कहते हैं प्रातः काल जो है भैरव को करिए, शाम को जब रियाज करना है तो एमन से करिए। तो ये एक जो नियम था गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार, उसको फॉलो किया जाता था शिष्यों के द्वारा। परंपरा उस प्रकार से चलती थी। लेकिन संस्थागत शिक्षण में एक टाइम बाउंड होता है, समय की सीमा निर्धारित, और उसमें राग भी निर्धारित। प्रथम वर्ष में इन रागों की ट्रेनिंग होगी, सेकेंड में इसकी होगी, आगे इसकी होगी। तो वो पाठ्यक्रम के अनुसार जो है शिक्षण होता था और होता है। गुरु शिष्य परंपरा में कहीं ना कहीं घरानेदार परंपरा जो है वो आगे बढ़ती है। जैसे कि हम कहते हैं कि रामपुर घराना, किराना घराना, तो एक राग एक है, उसका जो स्वरूप है वो भी लगभग सेम है, लेकिन किस प्रकार से उसको बढ़ता जाएगा, क्या क्वालिटीज किस घराने की खास होंगी, ये उस घराने के कलाकार को सुन के ही आपको पता चल जाता है। यानी कि वो क्वालिटी ग्वालियर घराने की गायकी में क्या गुण हैं, उन गुणों को यदि किसी एक कलाकार को हम सुने और हम यदि वो गुण उस कलाकार में पाते तो हम कहते हैं कि ये इस घराने का कलाकार है। तो हर घराने की, हर शैली की अपने अपने गुण होते हैं, और उन गुणों को जो है गुरु शिष्य परंपरा में आगे जो है उन गुणों को बढ़ाया जाता है। और घराना जो शब्द है यानी घर से बना है, एक जगह जहाँ पर कि गुरु शिष्य परंपरा में किसी शैली को जो है वो गुरु अपने शिष्यों को देता है और शिष्य आगे उसको बढ़ाता है। इस प्रकार से 3 पीढ़ी हो जाती है तो उसको घराना शब्द कहा जाता है कि अब ये घराना है। और घराना व्यक्ति विशेष के नाम पे भी हो सकता है, घराना स्थान विशेष के नाम पे भी। अधिकतर घराने स्थान विशेष के नाम से हैं। जैसे कि रामपुर घराना, रामपुर स्टेट जो है वो उत्तर प्रदेश में, उससे जोड़ा गया। आगरा घराना आगरे से, इंदौर घराना इंदौर से, इसी प्रकार से किराना घराना। तो यानी कहने की उस स्थान का नाम जो है घराने को दिया गया। कुछ घराने जो हैं वो व्यक्ति विशेष के नाम से भी बने हैं, जैसे अल्लादिया खां का घराना। तो ये व्यक्ति से घराने के लिए 3 जनरेशन्स तक उस परंपरा का निर्वाह करना बहुत जरूरी है। मात्र एक इंदौर घराना ऐसा है जिसको कि अमीर खानी घराना भी कहा जाता है, जो कि व्यक्ति विशेष के नाम पे है। यानी अमीर खान साहब, उनके नाम पर अमीर खानी घराना, जो कि उन्होंने स्वयं कहा कि मैं अपने नाम से नहीं पर इंदौर घराने के नाम से वो आगे उन्होंने उसको बढ़ाया। यानी इंदौर के वो रहने वाले थे, उस स्थान को सम्मान देने के लिए इंदौर घराना जो है इस प्रकार से आगे बढ़ा। तो घरानेदार पद्धति यानी उस घराने की एक विशिष्ट शैली है। जैसे हम कहते हैं इस स्थान का क्या प्रसिद्ध है और उसकी क्या क्वालिटीज हैं, तो ऐसे ही शैलियों का इस विशेष स्थान पर जो शैली पनपी उसकी क्या विशेषताएं हैं वो उस शैली में नजर आएंगी। उस स्थान के संगीतकार के अंतर्गत जो है वो शैलियां रहेंगी। तो ये घरानेदार परंपरा। इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग में कहीं पर ये नहीं है कि इसी घराने का आप जिस गुरु से सीख रहे हैं या जिस टीचर से सीख रहे हैं, जो शिक्षण दे रहे हैं आपको, वो किस घराने के हैं इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो एक सिलेबस को फॉलो करते। ये भी एक परंपरा आ गई जो कि बहुत ही कारगर सिद्ध हुई, जो कि बहुत सफल रही, क्योंकि जनसाधारण में संगीत को पॉपुलर करने के लिए, जनसाधारण में उसको लोगों की जो अभिरुचि रही है संगीत के प्रति वो कहाँ फुलफिल होगी। हर कोई तो गुरु शिष्य परंपरा में नहीं सीख सकता, हर कोई तो जाके घरानों में जाके शिक्षा नहीं ले सकता। बहुत सी विशेषकर महिलाओं के लिए बहुत मुश्किल था, जो छात्राएं होती उनके लिए बहुत मुश्किल था। तो इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग या कुछ ऐसे विद्यार्थी जो कुछ और कर रहे हैं
उनका करियर कुछ और है, लेकिन वो संगीत में अभिरुचि है उनकी, वो संगीत को सीखना चाहते हैं। ऐसे विद्यार्थियों के लिए इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग बहुत ही सफल और कारगर सिद्ध हुई। तो परंपरा देखिए कहाँ से प्रभावित होकर कहाँ तक पहुंची। वर्तमान समय में जो संगीत की परंपरा है, भारतीय संगीत की परंपरा है, उसमें बहुत सी शैलियां जो हैं वो प्रचलित हैं, जिसमें कि ध्रुपद, धमार, ख्याल, ठुमरी, दादरा, टप्पा, कजरी, चैती, इस तरह की शैलियां जो हैं वो विकसित हुई। गायन के क्षेत्र में ये शैलियां और वादन के क्षेत्र में जो है मसीद खानी गत, रजा खानी गत, जो मसीद खान साहब के नाम से और रजा खान साहब के नाम से ये गतें जो है ये प्रचलित हुई। बाज यानी एक शैली वो प्रचलित हुई। तो राग जो है उसको किस शैली में, किस रूप में उसको एक्सप्लोर करने का मौका मिला या किया कलाकार ने, वो डिपेंड करता था घराने के लिए भी, घराने को सामने लाने के लिए भी। आज के समय में देखें वही चीज़ बताती है कि ये अमुक शैली को फॉलो करते हैं, या ये अमुक जो है गुरु के शिष्य हैं, या ये अमुक घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, या इन्होंने कहाँ पर उसकी शिक्षा प्राप्त की। ज़्यादातर कॉलेजों में, स्कूल्स में जो संगीत है वो पाठ्यक्रम को फॉलो करता है, जो कि बहुत ही सहायक होता है संगीत को समझने में, उसके प्रथम स्वरूप को जानकर आगे बढ़ने में। कम से कम इतना सहायक होता है कि रागों की जानकारी, संगीत के इतिहास की जानकारी, भारतीय संगीत परंपरा की जानकारी विद्यार्थी को हो जाती है, और फिर उसी को जब आगे लेकर वो बढ़ता है तो और आगे संगीत के क्षेत्र में जो है उसको सफलता मिलती है। इसी के साथ आज का ये व्याख्यान यहीं पर संपन्न होता है। नमस्कार।